ठीक है। नीलेश शर्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का सबसे पहले कोडिंग देख लो कि एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इकाई 1 भौतिक विज्ञान, चुंबक जो टॉपिक हमारा है उस चुंबक टॉपिक का पिछला लेक्चर 017 था। आज के लेक्चर का कोडिंग रहेगा लेक्चर 017A। यहां सिलेबस लिखा है, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें लिखी गई हैं। चुंबक गुण, कृत्रिम चुंबक निर्माण एवं उपयोग। सिलेबस एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बोर्ड में प्रयास करता हूं कि जो एक चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर जब तक चलता रहे तब तक वही बोर्ड में ओपन करूं, जिससे कि पीछे की बातें आपको रिवाइज हो जाए। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं कि जो पुराना सिलेबस था उसमें विद्युत एवं चुंबकत्व था, और नए सिलेबस में चुंबक गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण एवं उपयोग था। जब चुंबक से संबंधित पिछला लेक्चर हुआ था तो उस लेक्चर में मैंने चुंबक से जुड़ा पूरा जितना बेस वाली बातें हो सकती हैं वो सारी बेस वाली बातें कर लिया था। आज हम पिछले लेक्चर को जस्ट आगे ले चलेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको फिर से मेमोराइज करा देना चाहता हूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने ये चुंबक के बारे में परिचय पढ़ा गया था, परिभाषाएं हमने कुछ देखा था, चुंबक से संबंधित कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उन सब के बारे में देखते हुए प्रभावी लंबाई आज फिर आपको सुनने को मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र की बात किया था हमने। उसके बाद प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व का वास्तविक लक्षण या वास्तविक गुण होता है, ये हमने देखा था। और फिर ये हमारा लास्ट पेज रहा था। इससे जुड़ा नोट जो था उस नोट को मैंने आपको एप्लीकेशन पर और आपका जो डेडिकेटेड ग्रुप है उस पर सेंड कर दिया था। अब आज की क्लास में जो क्लास शुरू होनी थी उसका टॉपिक था कि चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। आज की क्लास का सबसे पहले मैं टॉपिक एक बार लिख दूं कि चुंबकीय गुणों के आधार पर कुछ भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, लगभग सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन न लें, ध्यान से सुनते रहें, समझने का प्रयास करें। चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी चीज का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। और ये बात मैं आपको कई बार भली भांति समझा चुका हूं कि जैसे ही आधार बदलता है वर्गीकरण भी बदल जाता है। तो अभी पदार्थों के वर्गीकरण का आधार हमारा क्या है? चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ध्यान रखो कि जब पिछले बार ये सिलेबस में मैंने पढ़ाया था, क्योंकि हमको कृत्रिम चुंबक का निर्माण पढ़ना है और चुंबक का निर्माण हमको तभी समझ में आ पाएगा जब तक कि हम ये बात ना समझ लें। और इसलिए जब पिछले बार ये सिलेबस में, पिछले बार के मेंस में ये जब आया था तो लोग बोल रहे थे कि ये सिलेबस के बाहर है। सिलेबस के बाहर कहीं भी नहीं था, क्योंकि अगर आप चुंबक का निर्माण पढ़ना चाहते हैं तो किस चीज से बनाएंगे, चुंबक का निर्माण करेंगे, उन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। और इसलिए पदार्थों का वर्गीकरण हमें आवश्यक हो जाता है चुंबकीय गुणों के आधार पर। और इसलिए उस समय भी मैंने आपको पुराना नोट जो दिखाऊं उसको एक बार देख लो। जो पुराना नोट हमारा था उस पुराने नोट में मैंने ये पढ़ाया था। ये आप लोगों के बैच के ही बच्चे का जो उस पिछला बैच था उसकी कॉपी है। चुंबक के गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 1846 में माइकल फैराडे उसने लिख दिया है, बट फैराडे है। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय,
इन तीनों के बारे में मैंने तब भी अध्ययन कराया था क्योंकि इसके बिना बात बनने वाली थी नहीं। लेकिन ये तो पिछला जो बैच था उसमें पढ़ाया। आज के बैच में जब ये क्लियर हो गया है कि हाँ इस पर क्वेश्चन अब पीएससी पूछ रही है, तो पीएससी का एक ट्रेंड रहता है कि आपको पता है कि पीएससी का एक ट्रेंड है कि कई बार वो अपने पुराने प्रश्नों को फिर डबल से दे देती है। इस बार ना सही आने वाले समय में दे दे, और इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस पर और विस्तार देंगे। और खैर इस बार पूरा ही जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मॉड्यूल है उसको मैं पढ़ा ही इस तरीके से रहा हूं कि समय भले ही ज़्यादा लगे लेकिन पूरा विस्तार से जितना विस्तार हो सके उतना विस्तार कर लें कि वहाँ एग्जाम में जाने के बाद सरप्राइज ना हो हमें। तो इस बार मैंने थोड़ा सा और इसको बढ़ाया है, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, और इसको थोड़ा ठीक ठाक तरीके से और डिटेलिंग किए हैं। बट पहले एक बार बोर्ड पर हम आते हैं। तो हेडिंग है चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। एक विद्वान था जिसको केवल फिजिशियन भी बोल सकते हो, भौतिक शास्त्री भी रहा है वो और रसायन शास्त्री भी रहा है। काफी बड़ा विद्वान रहा है ये साइंस के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्री भी रहा है ये और ये रसायन शास्त्री भी रहा है। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में इसका अभूतपूर्व योगदान है, रसायन शास्त्र में भी इसके बहुत से योगदान हैं। और इसका नाम है माइकल फैराडे। इस विद्वान का नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे 18वीं शताब्दी में इसका जन्म होता है। ध्यान रख लेना कि 18वीं शताब्दी मतलब 1791 के आसपास, एकदम श्योर नहीं हूं मैं, देख लेना 1791 एडी के आसपास इसका जन्म होता है और 19वीं शताब्दी में इसकी मृत्यु होती है। 18 समथिंग के आसपास, मतलब 19वीं शताब्दी में इसकी मृत्यु होती है। 19वीं सदी में इसकी मृत्यु होती है और इसने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो आज के विज्ञान को आधार दे रहा है, आज के विज्ञान को बहुत आगे ले जा रहा है इसके एक्सपेरिमेंट। तो ये माइकल फैराडे ने क्या किया कि 1846 एडी में देखा कि जितने भी इस ब्रह्मांड में पदार्थ हैं, बार बार मैं ब्रह्मांड इसलिए ले लेता हूं क्योंकि उसके बाहर तो कुछ है नहीं, तो ब्रह्मांड के जो भी पदार्थ हैं, ब्रह्मांड के जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को, जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को चुंबक के पास ले गया। ध्यान से मेरी बात सुनोगे तभी बात क्लियर होगी। एक एक बात सुनना है, कहीं भी डाउट बनता है फिर आपको भोपू बजाना है। भोपू को झुनझुना नहीं बना लेना है कि जब मन करे तब बजा दो। चुंबक के पास ले गया और चुंबक के जब पास ले गया तो उसने देखा कि इसी में से कुछ पदार्थ ऐसे रहे जो क्या हो गए, चुंबक से दूर भाग गए। इसी में से कुछ पदार्थ ऐसे रहे जो चुंबक के पास पास नहीं आए बल्कि चुंबक से और ज्यादा दूर हट गए, प्रतिकर्षित हो गए। कुछ पदार्थ इसमें ऐसे रहे जो चुंबक से आकर्षित हो गए लेकिन बहुत हल्का सा आकर्षित हुए, बहुत हल्का सा आकर्षित। कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली चुंबक लेंगे तब जाके ये हल्का सा आकर्षित होते हैं। और ऐसे ही कुछ ऐसे रहे जो चुंबक के साथ बहुत तेजी से आकर्षित हुए, लौह चुंबकीय, चुंबक के साथ बहुत तेजी से आकर्षित हुए। कुल मिला के ऐसा मैं बोल सकता हूं कि चुंबक से तेजी से आकर्षित हुए। और जब तेजी से आकर्षित हुए तो उन्होंने देखा कि 3 प्रकार के ये गुण दिखाई दे रहे थे। इन तीनों के अलावा अन्य कोई गुण नहीं है। उन्होंने ब्रह्मांड के जितने भी उसको पदार्थ अवेलेबल रहे उन पदार्थों में से उसने देखा, और आज तो खैर विज्ञान उसको और आगे बहुत कुछ प्रूफ कर लिया है। उसने देखा कि जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों में से कुछ पदार्थ तो चुंबक से दूर भाग जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, कुछ पदार्थ चुंबक से बहुत हल्का सा आकर्षित होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक से बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, बहुत फास्ट आकर्षित होते हैं।
और जब इस गुण को उसने देखा तो नाम देना था। डेफिनेटली जब इतना बात कर लेगा तो नाम तो दे ही लेगा। इतिहास गवाह रहा है कि कई बार नाम भी देने में दिक्कत गई है विद्वानों को। तो जो प्रतिकर्षित हुए उनका नाम उसने क्या बोल दिया कि जो प्रतिकर्षित हो रहे हैं इसका नाम क्या है, प्रतिचुंबकीय। इनका नाम क्या रख दिया उसने कि जो प्रतिकर्षित हो रहे हैं उनका नाम क्या है, प्रतिचुंबकीय। इंग्लिश भी मैं पैरेलल बोल दूंगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, डाईमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय को बोलते हैं क्या, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा जो हल्का सा आकर्षित हुए इसको उसने बोला अनुचुंबकीय। अणु नहीं, अनुचुंबकीय। शब्द सही लिखना है, पिछले बार की कॉपी में जो भी लिखा है वो गलत लिखा है, अनुचुंबकीय पदार्थ। और जो तेजी से आकर्षित हुए उसका नाम मैं पहले ही लिख दिया, क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और लौह चुंबकीय पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब महत्वपूर्ण बात यहां सीखना, यह आपको समझ लेना है कि अगर चुंबक का हमको निर्माण करना है, क्योंकि चुंबक का निर्माण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लास्ट टॉपिक होगा, जो कल हेल्ड किया जाएगी क्लास, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा आगामी क्लास के लिए भी, क्योंकि ये पूछ लिया है तो संभवतः कि अगली क्लास, अगला जो एग्जाम होगा उसमें ये ना पूछकर थोड़ा इसके आगे वाली बात पूछेगा जो सीधे सिलेबस में मेंशन्ड है। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इससे चुंबक हम नहीं निर्माण कर सकते हैं, यह भी ध्यान रख लो। जो अनुचुंबकीय पदार्थ है इससे भी चुंबक का निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो लौह चुंबकीय पदार्थ है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इनसे चुंबक का निर्माण किया जा सकता है। और इसलिए आवश्यक है कि जो सिलेबस यहां पे हमने रखा है, जो सिलेबस हमको पीएससी ने सिलेबस दे रखा है, ये सिलेबस मैंने जो हाथ से लिखा है वही आपको दिखाऊं। पीएससी ने जो ये सिलेबस दे रखा है कि चुंबक गुण कृत्रिम चुंबक का निर्माण, इस कृत्रिम चुंबक का निर्माण जो ये पीएससी बोलना चाहता है, इसका आधार है कि आपको तीनों प्रकार के पदार्थों का अध्ययन पता रहे। अगर तीनों प्रकार के पदार्थों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप चुंबक का निर्माण के बारे में कभी समझ ही नहीं पाएंगे, सिर्फ रट्टा करेंगे, फिर 45 दिन 45 घंटे वाली क्लास ढूंढते रह जाएंगे, जिससे कुछ बनना नहीं है। लक बाई चांस एग्जाम निकल गया तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर बाकी पंजाबी में जो लोग बोलते हैं थल्ले थल्ले हैं। टॉपिक पे आते हैं। तो अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि माइकल फैराडे द्वारा पदार्थों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया कि एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ है और एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। अब तीनों का मतलब भी धीरे धीरे यहां पे आप समझ गए हैं। चूंकि मैं आपको बोल के लिखवाने वाला काम नहीं करा रहा हूं क्लास में, और बोर्ड पर एकदम स्पष्टतः जो बोल के मैं लिखवाऊंगा वही बातें नोट्स में भी लिखी हुई हैं। तो मैं अब हैंड रिटेन नोट्स पे चलूंगा और वहां आपको बेसिक बातें जो रहेंगी समझाते हुए जहां जहां जरूरत पड़ेगा बोर्ड पर फिर आएंगे। इतनी बात अगर मेरी समझ में आ गई है तो आप भोंपू बजाएं, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। इतनी बात से अगर आप एकदम सहमत हैं कि क्लियर बात समझ में आ रही है तो भोंपू बजाएं। अगर कोई डाउट जा रहा है तो आप उसको कमेंट करें। ठीक है, तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और नोट्स पर आते हैं। आज कुछ ज्यादा ऊर्जावान प्रतीत हो रहे हैं आप लोग। तो देखिए, मैं पुराने, अब जो पुराना नोट्स था वो आपके पास ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है, लेकिन अब पुराने नोट्स से काफी ज्यादा मटेरियल मैंने और ऐड करके इस बार के सिलेबस में दे रहा हूं, इस बार के बैच में दे रहा हूं। इसलिए अब पुराना सिलेबस, पुराना नोट्स फिर ओपन नहीं करूंगा मैं बोर्ड पर। और करने में क्या जाता है, 1 मिनट में करके दिखाई देता हूं कि पुराने नोट्स में भी हमारे हैं, लेकिन पुराने नोट्स में फिर भी आप संभाल सकते थे। एग्जाम में आया था तो बाकी बच्चे बोलते थे कि ये नहीं आया हमें, लेकिन जो अपने बैच में पढ़े थे वो आराम से इस क्वेश्चन को संभाल कर आ गए थे। अब थोड़ा और उसको डिटेलिंग कर लेते हैं, नए जो नोट्स है उसके अकॉर्डिंग। देखिए ध्यान से, यही बातें मैंने यहां लिखा है कि चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण।
सन 1846 में वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने अपने प्रयोगों द्वारा, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको कि आपके मन में क्यूरियोसिटी अब तक पैदा होने लगी होगी क्योंकि आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं मुझसे, तो आपको दिमाग में है कि हर छोटी छोटी बात आपके समझ में आ जाए। माइकल फैराडे इंग्लैंड का विद्वान था, मतलब ब्रिटिश विद्वान था, यह अभी आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो सन 1846 में वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने अपने प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया कि विभिन्न पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से कुछ न कुछ अवश्य प्रभावित होते हैं, कुछ ना कुछ अवश्य वो प्रभावित होते हैं। कुछ पदार्थ चुंबक से आकर्षित होते हैं तो कुछ पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। अभी हमने बोर्ड पर यही बात देखा कि कुछ पदार्थ चुंबक से आकर्षित होते हैं, चाहे वो हल्का सा आकर्षित हो चाहे वो बहुत तेजी से आकर्षित हो, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबक से आकर्षित नहीं बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबक को देखते ही भागने लगते हैं कि भैया तुमसे हमारी बनती नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो चुंबक को देखकर एकदम लगता है कि मेरा यार आ गया, मेरा मित्र आ गया, दौड़ के उसके कंधे पे चढ़ जाते हैं बहुत तेजी से। और कुछ ऐसे होते हैं जो हल्का सा मुस्कुराते हैं कि चुंबक आ रहा है, मतलब चुंबक से उसकी दोस्ती है तो हल्का सा मुस्कुराते हैं। जो हल्का सा मुस्कुराएंगे समझ लो अनुचुंबकीय है, जो भाग जाएंगे चुंबक देखकर वो प्रतिचुंबकीय है, और जो इतना ज्यादा खुश हो जाएंगे कि सीधे जाके चुंबक के कंधे पर ही बैठ जाएंगे वो लौह चुंबकीय हैं। आप लोगों की मित्रता भी कुछ इस टाइप की रहती है। आगे, अतः पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार के आधार पर उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, और वो 3 वर्ग तीनों मैंने आपको समझाया। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इंग्लिश में डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आप लोगों को एप्लीकेशन में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन की खास बात यह है कि हमेशा आपको वो टिल्टेड फॉर्म में ही, मतलब पूरी स्क्रीन में ही ओपन करता है, और पूरी स्क्रीन में ओपन करने का ये फायदा है कि एकदम पूरा क्लियर दिखाई देगा। वैसे तो इतना क्लियरली लिखा हुआ है कि आप उसको शॉर्ट में देखेंगे तब भी, रिकॉर्ड के बाद देखेंगे तब भी, छोटे वाले में देखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब थोड़ी बात इनके बारे में जान लेनी है कि ये क्या है। तो समझ लो मैंने अप्रोच क्या रखा है। मैंने अप्रोच ये रखा है कि पहले तीनों के बारे में आपको समझाया जाए जिससे कि माइंड में सेट हो जाए, और फिर लास्ट में तीनों का 10-10 डिफरेंसेस दे दिए हैं, और उस बीच में जो जो ऐसे टर्म्स आपको परेशान करेंगे, समझ में नहीं आएंगे, उन टर्म्स को लास्ट में नोट डालकर लिख दिया हूं। और ये सारी बातें सिर्फ बोर्ड पर बोल के पढ़ने पढ़ाने वाली क्लास मेरी होती नहीं है। सबसे पहले आपको पता है कि मैं बोर्ड पर या तो लिख के पढ़ाना पसंद करता हूं, या फिर अगर कुछ लिख के भी लेकर आता हूं तो उसको बोर्ड पर समझाते हुए ही चलूंगा। जितना आवश्यक लगेगा कि बोर्ड पर बिना गए नहीं समझ में आएगा, वो बात मैं आगे करते हुए ही आगे बढ़ूंगा। तो अप्रोच समझ गए तो आप चलते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, चूंकि ये बात ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि ये चुंबक से दूर भागेंगे, इसलिए इसको पढ़ता हूं। और परिभाषा 2 तरीके से दे सकते हो। परिभाषा कभी रटाई नहीं करना है, समझाई करना है, और समझाई को कॉपी पे उतार देना है, न कि रटाई कर लेना है और रटाई को कॉपी पे उतारने का प्रयास करोगे, सिलेबस बड़ा है, नहीं याद होगा, फिर तकलीफ होगा। ऐसे सिर करके याद करोगे, अरे अरे भूल गया, फिर कुछ और लिख के चले आओगे। तो इससे बचना है तो समझाई करो, रटाई मत करो। आगे देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ परिभाषा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब उसका खुद का आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र नहीं लेना है। एक पदार्थ का भी आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य अध्ययन के हिसाब से, विशेष अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अगर इसी को मैं क्लास 12th के हिसाब से पढ़ाता, बीएससी के हिसाब से पढ़ाता, या आईआईटी नीट के लिए पढ़ाता, तो थोड़ा अप्रोच और बदल जाता। चूंकि मैं सामान्य अध्ययन के लिए आपको स्टडी करा रहा हूं, इसलिए उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूं। तो
प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाके इनको रख दिया जाए तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र के विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में। अगर ये बात आपको टफ लग जाए एज सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी होने के नाते, तो ये परिभाषा आपको ज्यादा उचित फील होगी, इसको एग्जाम में लिखें। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होने के बजाय हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, हल्का सा दूर भाग जाते हैं। और देखो ये बात ऐसा नहीं कि ये जो खेलते हो वाला चुंबक ले जाके रखोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए भारी भरकम शक्तिशाली चुंबक ले जाना पड़ेगा। शक्तिशाली चुंबक के बाद ही ये एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। अदरवाइज लौह चुंबकीय पदार्थ तो छोटे मोटे चुंबक से भी आकर्षित हो जाएंगे। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय के लिए आवश्यक है कि काफी शक्तिशाली चुंबक लिया जाए। जैसे मानव शरीर प्रतिचुंबकीय नहीं है बल्कि अनुचुंबकीय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मानव शरीर छोटे मोटे चुंबक से आकर्षित हो जाएगा। इसलिए मानव शरीर की जांच करने के लिए आप देखोगे एक मशीन बनी हुई है और उस मशीन का नाम आप अक्सर सुनते होंगे एमआरआई। एमआरआई जो एमआरआई मशीन होती है वो मैग्नेटिक क्षेत्र पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि इंसान क्या है, एक अनुचुंबकीय है, हल्का सा आकर्षित होता है। तो बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब इंसान को डाल देते हैं तो उस समय उसके सारे जो डोमेन रहेंगे वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। जो उसके मॉलिक्यूल हैं एक सीध में लग जाते हैं और फिर उसका एक्सरे, उसका एक तरीके से उसका फिल्म, उसका तस्वीर निकाल लिया जाता है। प्रौद्योगिकी में कभी एमआरआई मशीन के बारे में स्टडी करेंगे, बट अभी बेसिक्स बना लो, बेसिक्स पे काम करो। तो अथवा वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होने के बजाय हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण जरूर दिमाग में रखना है हमको, और जब रसायन विज्ञान का स्टडी करेंगे तो वहां पे इन बातों को और सुनेंगे, क्योंकि आवर्त सारणी हमारे जीएस के सिलेबस में है। और आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो तत्वों के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे, तो वहां और बात आपको ये सारे तत्वों के बारे में क्लियरिटी आएगी। जीएस पढ़ा रहा हूं और इसलिए अभी रसायन विज्ञान हम पढ़े नहीं हैं, तो मैं तत्वों का सिंबल न लिखकर उनका नाम ही लिखा हूं, क्योंकि सिंबल से कई बार आपको उलझन हो जाएगी, या तो दोनों लिखना पड़ता मुझे, तो मैंने केवल नाम लिखा। बिस्मिथ, तांबा, सीसा ध्यान रखिएगा, लेड की बात कर रहा हूं, पीबी, सिलिकॉन या सिलिकॉन, हीरा, सोडियम क्लोराइड एक साथ, सोना, पारा, चांदी, पानी इत्यादि, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। इवन जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर प्रतिचुंबकीय ही होती है। अब एसटीपी, एनटीपी ये क्या होता है, ये हम लोग रसायन विज्ञान वाले लेक्चर में जब आएंगे तो देखेंगे, या फिर पेड लेक्चर का ही यूट्यूब पे जो पड़ा हुआ है उसमें देखना, शायद बताया गया होगा। अब आ जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण। इनके गुण क्या होते हैं ध्यान से समझना, ये बात एकदम ध्यान से समझो। अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण समझ में आ गए तो 100% है कि बाकी दोनों के गुण एकदम इसी पर आधारित है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो मुझे समय भी इसी को समझाने में लगेगा, बाकी दो को समझाने में नहीं लगने वाला है। पहला, प्रतिचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। अभी बताया कि शक्तिशाली चुंबक जैसे सोना है, अक्सर लड़कियां जो कानों में सोना पहनती हैं बहुत हल्के सोना रहेंगे, हालांकि फिर उन सोना को किसी थोड़े शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाओगे तो चुंबक से दूर भागने लगेगा, वो चुंबक के पास नहीं आएगा। इवन चांदी भी ये गुण दिखाता है, लेकिन शक्तिशाली चुंबक से दिखाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी चुंबक लेके गए तो प्रतिकर्षित होने लगेगा। अब दूसरी बात है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। इस बात के लिए मैं बोर्ड पर चलूंगा और बोर्ड पर जो डायग्राम बनाऊंगा वो डायग्राम आप यहां पर अपने कॉपी में बना लीजिएगा। जब लिखिएगा तो मैं या तो नोट्स में डायग्राम बना के भेज दूंगा आपको, या तो आप लोग इतना काम तो खुद कर लीजिएगा, इसलिए छोड़ भी दिया था।
देखो एक चुंबक मैंने यहां लिया, इमेजिन कर लो कि ये केवल अकेला नॉर्थ पोल है। हालांकि हमको पता है, पहले ही पढ़ा चुका हूं बेस में, कि किसी भी चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। किसी भी चुंबक का एक अकेला ध्रुव व्यवहार में कभी अस्तित्व में होता ही नहीं है। वो तो आदर्श रूप में स्टडी करने के लिए हम मान लिया करते हैं। तो इमेजिन कर लो कि ये N है और ये S है, तो ये चुंबक क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बना देगा। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बन गया। चुंबकीय क्षेत्र जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ध्यान रख लेना कि अगर मैं ये NS नहीं भी दिखाता तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऐसी समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं से इसको दिखाया जाता है। हमारे विशेष अध्ययन में ये काम आता, इस सामान्य अध्ययन में कोई खास जरूरत है नहीं। एक दृढ़ सिरा ले लो, एक दीवार ले लो, इस दीवार से एक चुंबक थोड़ा सा मैं चुंबक का कलर बदल दूं, एक चुंबक को इससे किसी भी डायरेक्शन में ऐसे लटका दो। ये मैंने चुंबक को लटका दिया, तो जैसे ही चुंबक को लटकाओगे तो होगा क्या कि ये घूम के लंबवत हो जाएगा। अपने आप ये घूमेगा और घूम के चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत हो जाएगा। देखो ऐसे लंबवत हो गया। ये N यहां आ जाएगा और S यहां आ जाएगा। मतलब ये अगर इसको घुमा के समांतर कर दोगे और छोड़ दोगे, जैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक इसको छोड़े फिर ये लंबवत हो जाएगा। लंबवत किसके, ये क्षेत्र है ना, तो क्षेत्र के लंबवत ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को कभी भी दिखाना रहेगा तो समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर चुंबकीय रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक स्पेशल गुण यह है कि एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का छड़ ले लो, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ का छड़ ले लो और उस छड़ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो, तो लटकाने के बाद हमेशा ही वो क्या करेगा, घूमकर, जैसे ही छोड़ेंगे तो घूमकर वो क्या हो जाएगा, क्षेत्र के लंबवत हो जाया करेगा। ये डायग्राम भी अपने कॉपी में जरूर बना लेना। क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। अब क्षेत्र बोलो सर ऐसा ही रहेगा क्या, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो मैंने क्षेत्र ऐसा बना दिया, मैंने क्षेत्र को ऐसे बना दिया कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें लटका दिया गया मान लो कोई चुंबक, ये कोई चुंबक लटका दिया गया ऐसे, तो अब ये लंबवत होना है ना, तो लंबवत अब ऐसे होगा। ये डैश डैश से लंबवत दिखा रहा हूं, ऐसे लंबवत हो जाएगा। क्योंकि उसको कैसे भी घुमा के रख दो, छोड़ोगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाया करेगा, लंबवत। एक बार भोंपू बजाओ, बात समझ में आ रही हो तो, क्योंकि बात मुझे खुद नहीं समझनी है, बात आपको समझानी है। और जब अगर आपको बात समझ में आ रही है तो मेरा मेहनत ठीक है। इतनी बात समझ में आई जो मैंने बताया कि जब भी किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जिसके हर बिंदु पर तीव्रता समान रहे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, ये क्लियर है, मुझे पता है, आइडिया आपको क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं बारीक से बारीक बात कर लेता हूं कि एकदम दिमाग में ट्रांसफर हो, कॉपी में ट्रांसफर ना हो। फिर सुन लो एक बार बात क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या, कोई ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर, पिछले लेक्चर को जोड़ लेना जाके, जिसके हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इक्वल समान होती है, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें यह गुण पाया जाता है। यह बात आपको समझ में आ गई। मैं फिर से आता हूं नोट पर। चलिए नोट पर देखिए, यही बात लिखा है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। डायग्राम का जगह दे दिया हूं, बना लेना। अब पर्याप्त जगह है। अब तीसरी बात क्या आ रही है समझो। तीसरी बात के लिए फिर मैं बोर्ड पर चलूंगा और बोर्ड पर ध्यान से समझो तीसरी बात। ये दूसरा गुण था, एकदम यही चीजें रिपीट होंगी अभी।
यह है तीसरा गुण। तीसरा गुण समझो क्या, अगर असमान क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, असमान चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि एक नली ले लो, यू आकार की नली ले लो। ऐसे यू आकार की एक नली ले लिया और इसमें क्या कर लिया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को पिघलाकर भर लिया। इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ को भर लिया। देखो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का लिक्विड भर लिया, ध्यान से समझना। और लिक्विड भरने के बाद जैसे ही यहां पे चुंबक लगा दिया, N और S लगाया, तो क्या होगा आप खुद ही सोचो कि ये तो चुंबक से दूर भागेगा। जब चुंबक से दूर भागेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे भाग जाएगा ये द्रव, और इधर का द्रव थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। भाई चुंबक से ये दूर भागता है ना, तो एक यू आकार की नली में इसको भरो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिक्विड को, और शक्तिशाली चुंबक का N और S लेकर आ जाओ इसके साथ। तो जिधर चुंबक लेकर आओगे वहां ये चुंबक से दूर भागेगा, मतलब नीचे उतरेगा, और नीचे उतर के दूसरे एंड का हिस्सा अपने आप थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसी बात को एक और तरीके से समझ लो, इसी बात को एक और तरीके से समझ सकते हैं। और वो तरीका क्या है, हमने क्या किया कि एक चुंबक का नॉर्थ पोल लिया और एक चुंबक का यहां पे साउथ पोल लिया, और एक कोई बर्तन ले लिया, ये बर्तन है, और इस बर्तन में प्रतिचुंबकीय पदार्थ का द्रव भर लो। प्रतिचुंबकीय, इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ का द्रव भर लो। तो एक बात ध्यान रख लेना कि जब चुंबक के ध्रुव पास पास होते हैं तो बीच में तीव्रता ज्यादा होती है। ध्यान रख लेना कि बीच में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा रहता है। बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे तीर लगा दिया, अधिक होती है। तो आपको पता है कि बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, तो ये कैसे बनेगा, यहां पर तो बड़े बड़े हो जाएगा, इधर कम होगी और यहां पर ज्यादा होगी। कारण क्या है कि जहां तीव्रता ज्यादा है वहां पे ये कम इकट्ठा होगा, और जहां तीव्रता कम है वहां ज्यादा इकट्ठा होगा। बड़ा आसानी से बात समझ में आएगी। देखो क्या है, तीव्रता बीच में सबसे ज्यादा है, तो बीच में थोड़ा सा इकट्ठा हुआ है, भाग गया है, और किनारों पर तीव्रता यहां पे कम है, इसलिए कम वाले जगह पे क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ठीक ऐसे समझ लो कि हम लोग आग से डरते हैं, और रूम में आग अगर रहे तो हम लोग उस जगह पर भागना चाहेंगे जहां पे आग का तपिश कम लगे। हम लोग उस जगह पर भाग के सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ज्यादा लोग इकट्ठा कहां होंगे, जहां पर आग की तपिश कम लगे। वही हाल इनके साथ हो रहा है कि चुंबक से इनको डर लगता है, चुंबक से ये दूर भागते हैं। तो जहां चुंबक की तीव्रता ज्यादा है वहां पर ये कम है, और जहां चुंबक की तीव्रता कम है वहां पर आके ये क्या हो गए हैं, ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गए हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसी को थोड़ा और उल्टा करके देख लेते हैं। जब ध्रुवों को दूर दूर कर दोगे, ध्रुवों को ऐसे दूर दूर करोगे, तब स्थिति क्या हो जाती है, एकदम सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। जब ध्रुवों को दूर दूर करोगे तो ध्यान रख लेना कि बीच में तीव्रता कम हो जाती है। बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, बीच में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आग समझ लो कि आग की तपस बीच में कम हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। तो अब क्या होगा, बीच में कम हो गया तो बीच में इकट्ठा हो जाएंगे ज्यादा, और किनारों पर क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े। किनारों पे थोड़े थोड़े रहेंगे क्योंकि किनारों पर ज्यादा हो गई तीव्रता
और बीच में तीव्रता क्या है, कम, तो कम वाले जगह पे ज्यादा इकट्ठा हो गए, कम वाले जगह पर ये ज्यादा इकट्ठा हो गए, और अधिक जहां ज्यादा तीव्रता है, जहां चुंबक की शक्ति ज्यादा है, वहां पर क्या हो जाएंगे, कम इकट्ठा हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और ये क्या है, असमान चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, कहीं कम है। पिछले वाले में क्या था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का था, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं था, इसलिए क्षण ले रहे थे। और यहां पर क्या कर रहे हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं ज्यादा कहीं कम। देखो यहां ज्यादा हो गया तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, इसलिए इधर तेज भाग गए, यहां से नीचे उतर गए। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर एक बार भोपू बजाओ, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलूं। ये दूसरी बात को मैं पढ़ूंगा नोट से, लेकिन बोर्ड पर कही गई बात क्लियर समझ में आ गई तो अपने शब्दों में भी इस बात को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा, जब तक आप भोपू बजा रहे हो तब तक एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर चलता है, अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर चलता है, अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर चलता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो एक बार हम आते हैं बोर्ड पर, अपने नोट पर, और देखते हैं नोट में क्या है। ये देखो, यही बात सेम वैसे ही बना के मैंने लिखा है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की तरफ चलने लगता है, इकट्ठा हो जाता है, जो आपको अच्छा लगे। और देखो यहाँ पे सारा बात में लिख दे, दूरी कम दूरी ज्यादा, बाकी बोर्ड पर समझाया हूं, वो तीनों डायग्राम यहाँ पे है। अगली बात क्या है कि इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता से कम होती है। अब बात आ रही है कि चुंबकशीलता क्या है। तो चुंबकशीलता मतलब बात यह है कि चुंबक बनने का गुण इसमें क्या है, या चुंबक से कितना प्रभावित होते हैं। इसको मैंने नोट में लास्ट में लिखा है, उसको जब नोट वाली बात पे आऊंगा तो समझाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि निरपेक्ष, कई बार शब्द आपको समझा चुका हूं कि इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता जो निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है उससे कम होती है। इस बात को अभी यहां याद रखो, आगे अभी इस बात को और समझा रहा हूं। अगली बात क्या है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम किंतु ऋणात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब भी क्या होता है कि कोई पदार्थ चुंबक बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसके इस गुण को बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। नोट में आगे लिखवाया भी हूं, अभी दिखाऊंगा। कोई पदार्थ कितनी जल्दी से चुंबक बन जाता है या चुंबक नहीं बनता है, उसके इस गुण को चुंबकीय प्रवृत्ति कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना। तो ये तो चुंबक बन ही नहीं पाएगा कभी, और चुंबक कभी बन ही नहीं पाएगा, इसलिए इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या रहती है, बहुत कम रहती है और ऋणात्मक रहती है, मतलब चुंबक बनती नहीं है, ये कभी चुंबक बन नहीं सकता। अगला क्या है, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता धनात्मक परंतु 1 से कम होती है। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता धनात्मक परंतु 1 से कम होती है। थोड़ी सी आपेक्षिक चुंबकशीलता मैं आपको समझा लूं कि क्या होता है, क्योंकि ये बार बार बातें रिपीट होंगी, तब बोर्ड पे मैं चल के जो लिखा है वो बताऊंगा। आपेक्षिक चुंबकशीलता समझ लो क्या है। आपेक्षिक मतलब होता है रिलेटिव, आपेक्षिक का मतलब ही होता है रिलेटिव। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव मैग्नेटिज्म। आपेक्षिक चुंबकशीलता मतलब क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, कोई पदार्थ की चुंबक से आकर्षित होने की चुंबक क्या गुण है, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता बटे निरपेक्ष, किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता। निरपेक्ष मतलब तुलना किसी से नहीं कर रहे हैं, अपने आप में इसकी क्या है,
किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता बटे वायु की निरपेक्ष चुंबकशीलता, वायु की निरपेक्ष चुंबकशीलता। ध्यान रख लेना, इसके अनुपात को हम बोलते हैं क्या? आपेक्षिक चुंबकशीलता। और निरपेक्ष में आप लोगों को कई बार गति वाले चैप्टर में भी समझा दिया है, इसलिए फिर डबलिंग करने की आवश्यकता है नहीं। ध्यान रख लेना कि वायु की निरपेक्ष चुंबकशीलता 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है। यह भी आपको दिमाग में रखना है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा नोट पर ले चलूं, फिर यहां लेके आता हूं, क्योंकि ये बात लिखना आपको नहीं है, मैं ऑलरेडी इसको कवर किया हूं और मैं चाह रहा था कि क्रम से चले, बट दिखाना आवश्यक है, नहीं तो दिक्कत होगी। अभी नोट डाल के मैंने उसको ऑलरेडी रखा है, तो एक बार, हाँ ये देखिए यहां पर नोट में, ये तो अंतर इनके हैं जो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। नोट देखो, नोट में मैंने सब लिख दिया है और इसको समझ लो। चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो चुंबकन क्षेत्र में स्थित या चुंबक क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक समझ रहे हो, कितने बार ये समझा चुका हूं बात। तो प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है M बटा में V, चुंबकीय आघूर्ण बटा में आयतन। किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दो, रखने के बाद देखो कि उसका कितना चुंबकीय आघूर्ण है और उसका आयतन कितना है। उसके चुंबकीय आघूर्ण और आयतन का भाग दे दोगे तो निकल जाता है चुंबकन तीव्रता। अब आपके मन में आएगा कि सर ये चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण भी नोट में है, लेकिन एक बार मैं पढ़ दूं फिर बोर्ड पे समझाता हूं। आपेक्षिक चुंबकशीलता, यही अभी मैं आपको बता रहा था। आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता बोलते हैं किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता, उसको म्यू से दिखाएंगे, म्यू। और निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू नॉट दिखाते हैं उसको, निर्वात वाले को, के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर, रिलेटिव चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू आर बराबर म्यू बटा में म्यू नॉट। निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता का मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर होता है। ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपको बात समझ में आने लगे कि आखिर में वहां जो लिखा है वो है क्या। नहीं तो बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है सामान्य अध्ययन के लिए, बट आपको बात समझ में आने लगे कि ये क्या है। कि जो पदार्थ लोगे, मान लो बिस्मिथ ले लिए, तो बिस्मिथ की निरपेक्ष चुंबकशीलता कुछ होगी और निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता हमको पता ही है, उनका भाग दे देंगे तो क्या मिल जाया करेगा? बिस्मिथ की आपेक्षिक चुंबकशीलता। ऐसे ही जो पदार्थ लोगे उसकी चुंबकशीलता निकल जाएगी। अब एक और बात यहां आती है, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ का वह गुण, अभी यही बता रहा था, चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो हमें यह बतलाता है कि किसी पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, कितनी आसानी से वो चुंबक बन सकता है, कितनी आसानी से चुंबक नहीं बन सकता है, कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति किसी चुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की माप है कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र किसी वस्तु पर कितना अपना प्रभाव डाल पा रहा है, उसी का मेजरमेंट होता है क्या? चुंबकीय प्रवृत्ति, कितनी तेजी से वो चुंबक बन जाएगा। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता सूत्र के रूप में अगर हम देखें, चुंबकन तीव्रता भी देख लिए है I, किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता I और चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। X जैसा सिंबल बनाओगे, काई से प्रदर्शित किया जाता है। और काई बराबर होता है क्या? I बटा में H।
I चुंबकन तीव्रता और H चुंबकीय तीव्रता। एम्पियर मीटर, एम्पियर प्रति मीटर दोनों का ही मात्रक होता है, इसलिए मात्रकहीन है परंतु सदिश है। और बात रही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये अभी ऊपर आया था। तो चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य भी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। किसी ध्रुव में ध्रुव शक्ति भी इसको हम बोलते हैं। चुंबक के किसी ध्रुव के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने की शक्ति को क्या बोलते हैं, ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव शक्ति। तो चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्राबल्य m और उसके प्रभावी लंबाई 2l, प्रभावी लंबाई अभी बताया था कि जरूरत पड़ेगी। 2l के गुणनफल को उसका चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसको कैपिटल M से दिखाते हैं, ध्यान रख लेना। और m बराबर होता है स्मॉल m मतलब ध्रुव प्राबल्य इंटू 2l मतलब प्रभावी लंबाई। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल प्रति टेस्ला, जूल प्रति टेस्ला। तो ये एक बार मैं आपको फिर बोर्ड पर थोड़ा सा ले चलता हूं कि ये तो आपेक्षिक चुंबकशीलता समझ गए कि मान लो अगर हमको बिस्मिथ का निकालना है, हमको बिस्मिथ का आपेक्षिक चुंबकशीलता निकालना है, तो बिस्मिथ का निरपेक्ष निकालेंगे, देखेंगे कितना है। बिस्मिथ का निरपेक्ष चुंबकशीलता निकाल लो, चुंबकशीलता निकाल लो। दूसरा वायु या निर्वात का पता ही है, तो बिस्मिथ वाला ऊपर लिख लो, वायु वाला नीचे लिख लो। वायु का निरपेक्ष, ध्यान रखना कि निरपेक्ष निकालना है, और ये मिल जाता है निरपेक्ष चुंबकशीलता। जो पढ़ रहे हैं नोट चीज़ों में हमारे लिए बहुत जरूरत नहीं है। चुंबकशीलता इन दोनों का डिवाइड कर दोगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको बोल देंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब ये बात समझ में आ गई, तो वहां जो आघूर्ण दिक्कत कर रहा था वो भी एक बार समझ लो कि चुंबकीय आघूर्ण के लिए क्या करना है। बड़ा सिंपल बात है, अभी समझा दिया लेकिन फिर भी एक बार देख लो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मोमेंट। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक N है और एक S है। तो चुंबक के ध्रुवों का ध्रुव प्राबल्य होता है, कितनी तेजी से वो खींच रहे हैं अपनी तरफ, उसको ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव शक्ति कहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं स्मॉल m। और एक इनके बीच की प्रभावी लंबाई जो 2l है, m और 2l का गुणा कर दो, जो भी आएगा इसी को बोलेंगे क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कैपिटल M से इसको हम दिखाते हैं। तो ये वाली बात वहां पे बताई गई थी और नोट में ऑलरेडी ये लिखा भी है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो एक बार भोंपू बजाएं। हमको एक बेसिक जानकारी ही लेनी थी इस पर, जिससे कि जब ये नाम हम गुणों में समझें, अंतर में सुने, तो हमको समझ में आ जाए कि हाँ चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब क्या है। अच्छा ये बताओ, चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है मतलब चुंबक नहीं बनेगा। चुंबकीय प्रकृति अगर धनात्मक है और धनात्मक कम है तो चुंबक बनने की चांसेस कम है, लेकिन धनात्मक बहुत ज्यादा धनात्मक है मतलब चुंबक बन जाएगा, चुंबक से जल्दी आकर्षित होगा। तो बस बेसिक हमको पकड़ लेना है, तो आसानी से इसके बारे में लंबे समय तक याद रहेगा। अब नोट पर आते हैं, अब नोट पर आते हैं और नोट पर देखते हैं। ये नीचे के नोट वाला जो मुद्दा था ये मैंने आपको समझा दिया, इसको जरूर एक बार आप देख लीजिएगा। और अब हम सीधे आते हैं फिर से प्रतिचुंबकीय वाले गुण में। इतनी बात समझ में आ गई है तो अब बहुत आसान होगा हमें समझना चीजों को, क्योंकि हाँ यहां कहां थे हम लोग, लौह चुंबकीय पर नहीं थे हम लोग। एक्चुअली मैंने काफी बड़ा बड़ा थोड़ा लिखा है फैलाकर, जिससे कि आपको देखने में और लिखने में कहीं कोई समस्या न आए। ये देखिए, अब ये वाली बात मैं पढ़ता हूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह क्षेत्र के अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की तरफ चलने लगता है। भाई इसको चुंबक से दूर भागना है ना, तो जहां अधिक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वहां से भागेगा, कम चुंबकीय क्षेत्र की तरफ बढ़ जाएगा। यही डायग्राम मैंने आपको दिखाया था अभी वहां।
यहां बोर्ड में छोटे छोटे यहां दिखाए हैं, ज्यादा इकट्ठा यहां हो गया है क्योंकि दूरी ज्यादा है तो बीच में कम, किनारों पर ज्यादा। दूरी कम है तो बीच में ज्यादा, किनारों पर कम। यह आपको दिमाग में रखना है। अब चौथी बात क्या है, इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता से कम होती है। मतलब 4 × 10⁻⁷ जो हम देख रहे थे उससे कम होती है। निर्वात समझ ही रहे हो, जहां पर कोई माध्यम नहीं है। अब इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम किंतु ऋणात्मक होती है, हमने देख ही लिया। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता धनात्मक परंतु 1 से कम होती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता धनात्मक परंतु 1 से कम होती है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है वो, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता देखो हमने यहां निकाला है, इसमें जिस जैसे विस्मित का निकालना है तो विस्मित का निरपेक्ष ऊपर लिखेंगे, वायु का नीचे लिखेंगे, तो उस समय क्या हो जाएगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता में अगर हम देखेंगे तो विस्मित का थोड़ा ज्यादा रहेगा, वायु का थोड़ा कम रहेगा, और इसलिए भाग देंगे तो 1 से ज्यादा आएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। 1 से ज्यादा लेकिन धनात्मक होता, 1 से कम लेकिन धनात्मक होता है, राइट। ये ध्यान रखना कि ये कम रहेगा और ये ज्यादा रहेगा, लेकिन डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा लेकिन वो धनात्मक रहेगा। क्या, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता, प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति तो ऋणात्मक रहेगी। यह ध्यान रखना कि प्रवृत्ति तो ऋणात्मक, आपेक्षिक चुंबकशीलता धनात्मक रहेगी। देखो धनात्मक परंतु 1 से कम होती है, 0.0 में कुछ रहेगा। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब क्या, कि क्या ये चुंबक इनका नष्ट हो जाएगा, नहीं नष्ट होगा। पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि एक चुंबक को पीटने पर या पटकने पर या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, लेकिन ये तो चुंबक है ही नहीं ना, इनके अंदर तो चुंबकत्व है ही नहीं, चुंबक से दूर ही भागते हैं, तो ताप पर निर्भर करता ही नहीं है। आगे हम लोग एक ताप पढ़ेंगे, क्यूरी ताप। ध्यान रख लेना, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ या किसी चुंबक को गर्म करने पर वह लौह चुंबकीय पदार्थ से अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। प्रतिचुंबकीय को तो गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो लौह चुंबकीय जो बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा था अब कम होने लगेगा, और ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। निकिल का अलग होगा, कोबाल्ट का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, वो आगे हम देखेंगे। अभी टॉपिक पे आओ। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का काम खत्म हो गया, अब आते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। और बहुत मजेदार बात अब यह है कि अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बहुत ढंग से समझ लिए हो तो ये बाकी 2 समझना आपके लिए एकदम आसान है, क्योंकि उसी में एक एक लाइन इधर उधर करेक्शन होंगे और बन जाएंगे वे इनके अंतर। तो ध्यान से देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अनुचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं। क्षेत्र की दिशा में मतलब चुंबक के तरफ ही, क्षेत्र के दिशा के विपरीत मतलब चुंबक के अपोजिट। तो ये चुंबक के तरफ ही बहुत हल्का सा आकर्षित होते हैं, ध्यान रख लेना। लेकिन शक्तिशाली चुंबक से ही समझ में आएगा, हल्के चुंबक से बात समझ नहीं आएगी। अथवा अगर ये बात नहीं लिखना है तो दूसरा लिखो, वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वे हल्का सा आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। रटना कुछ भी नहीं है, रटने से कहानी नहीं बननी है, कहानी बननी है समझने से। बार बार मैं बोलता हूं तो समझो। और इवन मैं ये 2 परिभाषा लिख रहा हूं, इसमें भी 2-4 लाइन कुछ अपने मन से चेंज करना है तो आराम से लिखो, रटना नहीं है। और नहीं तो फिर पूरी तरीके से बुद्धि का नाश करोगे, रटाई करोगे, 45 दिन का क्लास फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे उदाहरण, एल्यूमिनियम, सोडियम। देखो सोडियम, वहां पे सोडियम अलग तरीके से था, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, निथोबियम,
प्लेटिनम, टंगस्टन, ऑक्सीजन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर एसटीपी क्या होता है पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, मानव शरीर इत्यादि। इतना उदाहरण बहुत है। अब आता है अणुचुंबकीय पदार्थों के गुण। अब देखना, अणुचुंबकीय पदार्थों के गुण में आपको एकदम दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेम प्रतिचुंबकीय पदार्थों वाली बातें थोड़ी सी और अलग वे में आएंगी। पहला, अणुचुंबकीय पदार्थ शक्तिशाली चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं। वो प्रतिकर्षित हो रहा था, ये आकर्षित होते हैं। दूसरा, जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। उल्टा, वो लंबवत हो रहा था, ये समांतर, वो लंबवत हो रहा था, ये समांतर होता है। समझो कैसे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लो। अब डायरेक्ट ऐसे बनाऊंगा, देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैं एक कोई टांगने के लिए कुछ रख लिया यहां पे, और इससे एक चुंबक लटका दिया, और चुंबक इस बार मैं थोड़ा सा तिरछा करके लटका रहा हूं, जिससे हमेशा, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। ये चुंबक NS लटकाया तो तुरंत ये घूम कर क्या होगा, ये घूम कर ऐसे समांतर हो जाएगा। देखो, समांतर हो गया, घूम के ये समांतर हो जाएगा। और वो क्या हो रहा था, लंबवत हो जा रहा था। वो लंबवत हो रहा था और ये समांतर होगा। ध्यान रख लो कि ये समांतर हो रहा है, लौह वाला भी समांतर ही होगा। ये थोड़ा धीरे से समांतर होगा, लौह वाला बहुत तेजी से समांतर हो जाएगा, इतना अंतर है। और प्रतिचुंबकीय वाला क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय वाला घूम के लंबवत, तो अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय दोनों ही घूम कर क्या हो जाएंगे, समांतर। ये डैश डैश से दिखा रहा हूं, ये समांतर। ये डायग्राम आपको कॉपी में बना लेना है। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। और बीच बीच में भोपू बजाते रहो, जब मैं बोलूं कि समझ में आ गई होगी तो मैं, डाउट हो तो पूछा करो। जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वह घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। डायग्राम का जगह बना लेना। तीसरा, एकदम वही बात, जब किसी अणुचुंबकीय पदार्थ को किसी असमान, अलग, एक समान नहीं, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। देखो, जैसे ही चुंबक लगाया गया है तो क्या हुआ है, चुंबक से आकर्षित हो गया है तो और ऊपर चढ़ गया और इधर नीचे हो गया। इधर तो ऊपर चढ़ गया, इधर नीचे हो गया। यहां देखो, जब दोनों पास पास थे तो उस समय कहां, बीच में तीव्रता ज्यादा थी और किनारों पे कम थी। तो जहां ज्यादा थी वहां पर इकट्ठा हो गया, जहां कम थी वहां कम हो गया, क्योंकि ये चुंबक से आकर्षित होता है, भागता नहीं है। और यहां देखो, जब दूर दूर किया तो बीच में कम हो गया तो कम ये भी हो गया। बीच में तीव्रता कम हो गई तो ये इकट्ठा भी कम हुआ। किनारों पर ज्यादा हो गया तो किनारों पर इकट्ठा भी ये ज्यादा हुआ है। एक बार बोर्ड पे चल के फिर से इस बात को समझा देता हूं, जिससे कि कहीं तकलीफ ना रहे। देखो, ये तो एक समान की बात रही, ये तो एक समान की बात रही, क्योंकि फिर लॉ में मुझे एकदम नहीं समझना रहेगा। एक समान की बात रही। अगर असमान में हम बात करें, असमान चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, तो पहले तो यू आकार की नली लिया, और यू आकार की नली में पहले मैंने अणुचुंबकीय पदार्थ भर लिया। ये देखो, अणुचुंबकीय पदार्थ ऐसे भर लिया द्रव के रूप में इसको, और जैसे ही यहाँ पे ऐसे चुंबक लगाया तो चुंबक से यह आकर्षित होता है तो और ऊपर चढ़ गया और इधर वाले से थोड़ा सा निकल गया। इधर वाले से, अब मैं, वही तो बात है कि मिटाना दिक्कत, इधर वाले से क्या हो गया, थोड़ा नीचे गिर गया। देखो, इधर नीचे गिर जाएगा, इधर उठ जाएगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि ध्रुव को पास पास रखोगे, सुन लेना बस, ध्रुव को पास पास रखोगे। ये कोई बर्तन लिया तो बीच में क्षेत्र क्या हो गया, ज्यादा, बीच में क्षेत्र ज्यादा हो गया, ज्यादा, किनारों पर कम हो गया, किनारों पर कम हुआ। ध्यान रखना कि किनारों पर कम और बीच में ज्यादा हुआ। तो अगर द्रव भरेंगे तो बीच में ज्यादा ऐसे उठ जाएगा और किनारों पर
थोड़ा थोड़ा रहेगा, क्योंकि जहां ज्यादा रहेगा वहीं ज्यादा आएगा, ये कोई भागने वाला तो है नहीं है। और अगर हम इसी को दूर दूर कर देंगे, इसी को अगर हम थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, एन और एस को दूर दूर कर देते हैं, तो उल्टा होने लगता है। अब क्या होगा, बीच में कम हो जाएगा, बीच में क्षेत्र कम हो जाता है, बीच में क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, किनारों पर ज्यादा हो जाता है, ये याद रखना है, किनारों पर ज्यादा हो जाता है। तो किनारों पर ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आकर्षित होते हैं, किनारों पर ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे और बीच में अपेक्षाकृत कम हो जाएंगे। बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। एक बार भोपू बजाएं। उम्मीद करता हूं कि ये बात फिर समझ में आ गई एक बार, और समझ में जब आ गई तो याद रखना, लिखना आसान रहेगा, आराम से लिख पाओगे, चाहे 11 नंबर में पूछे, चाहे 5 नंबर में पूछे, चाहे 3 नंबर में पूछे, कहीं दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो अब नोट पर आते हैं। मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया, यहीं पर उसके बाद भी समझा रहा हूं कि कहीं इफ एंड बट न रहे। अब अगला, इन पदार्थों की निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से अधिक होती है। उसकी कम थी, इसकी ज्यादा होती है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प, चुंबक बनने का गुण इसमें रहता है लेकिन बड़ा कम रहता है। वही बता रहा है कि इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। थोड़ी ही होगी लेकिन बनने की तरफ होगी, मतलब धनात्मक होगी। उनकी थोड़ी लेकिन न बनने की तरफ ऋणात्मक थी, इसलिए इनकी धनात्मक है, क्योंकि ये बन सकते हैं चुंबक, लेकिन कौन बनाएगा इतना कमजोर चुंबक, हमारे किसी काम के रहेंगे नहीं। जब हम प्रौद्योगिकी में चुंबक बनाएंगे ही तो चुंबक ऐसा बनाएंगे जिससे काम हो। इन चीजों का चुंबक बना के क्या मतलब, जिससे चुंबक ढंग से काम ही न करे। लेकिन चुंबक बनने का प्रवृत्ति इनमें है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति है, अल्प है, छोटी है, कम है, लेकिन धनात्मक है, पॉजिटिव में है, यह याद रखना है। उनकी ऋणात्मक थी। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता अल्प किंतु 1 से अधिक होती है। उनकी क्या थी, अल्प थी लेकिन 1 से कम थी। इनकी अल्प है लेकिन 1 से ज्यादा है। तो आराम से ये बातें याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि एक और 7वीं बात, ये पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं। क्यूरी नियम मतलब बहुत एक निश्चित ताप पर गर्म कर देंगे तो इनकी चुंबकत्व शक्ति एकदम ही खत्म हो जाती है। यहां पे क्यूरी नियम क्या है, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपात क्या है, कई बार समझा चुका हूं। उसके बाद परम ताप क्या है, जब केल्विन तापमान पढ़ेंगे हम लोग वहां पे देखेंगे, या अभी उष्मा वाले टॉपिक पढ़ेंगे वहां अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, तो रसायन विज्ञान में देखेंगे हम ताप के बारे में। T+273 करेंगे, परम ताप निकल जाता है, देखेंगे आगे। अब बात आता है लौह चुंबकीय पदार्थ का। अब समझ लो कि लौह चुंबकीय पदार्थ आप लोगों के लिए एकदम हलवा हो गया है, हलवा से भी आसान, क्योंकि ये दो जो पढ़ लिए हैं उसी का कॉपी। अनुचुंबकीय का तो कॉपी, बस थोड़ा ज्यादा। अनुचुंबकीय एकदम कम करता है, लौह चुंबकीय ज्यादा करता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लौह चुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। बताया था ना शुरू में कि दौड़ के चुंबक के कंधे पर बैठ जाता है, इतनी मित्रता, लटक जाता है। अथवा आप ये बोल सकते हो कि वे पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अत्यंत प्रबलता से चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, गैडोलिनियम है इत्यादि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। आगे लौह चुंबकीय पदार्थों के गुण, एकदम गुण देखना, वही गुण फिर से लौट के आएंगे। अणु वाला लौह चुंबकीय पदार्थ दुर्लभ चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। अब वो तो प्रबल, दोनों में प्रबल चुंबक लिखना जरूरी था हमें, ये बात ध्यान रख लेना कि एक प्रबल से प्रतिकर्षित हो रहा था, एक प्रबल से आकर्षित हो रहा था। लेकिन ये दुर्बल से भी आकर्षित हो जाता है क्योंकि बहुत तेजी से आकर्षित होता है, मित्रता बहुत गहरी है, बहुत दूर
देखता है मित्र को, उसके पहले ही उछलने कूदने लगता है। अगला, लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर वह क्षेत्र के समांतर संरेखित हो जाता है। वही संरेखित मतलब समांतर हो जाता है। तो एकदम सेम बात, समांतर वाली बात अभी समझाया ही था, वही बात सेम ये भी समांतर ही होता है। अनुचुंबकीय वाला थोड़ा धीरे समांतर होता है या और तेज समांतर हो जाता है। पीछे अभी समझाया, इसलिए फिर डबल बोर्ड पर ना के नहीं समझा रहा हूं। अगली बात, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्षेत्र के कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगता है। देखो, जब चुंबक लगा देंगे तो इधर ऊपर बढ़ जाएगा, यहां नीचे हो जाएगा। अभी जो समझ रहे थे, दोनों ध्रुव पास पास रहेंगे तो बीच में तीव्रता ज्यादा है, इसलिए बीच में ज्यादा इकट्ठा हुआ, किनारों पर कम इकट्ठा हुआ। जब ध्रुव दूर दूर कर दिया तो बीच में कम हो गया, किनारों पर बीच में तीव्रता कम तो इकट्ठा भी कम, किनारों पर तीव्रता ज्यादा तो किनारों पर इकट्ठा भी ज्यादा हो गया। ठीक अनुचुंबकीय वाली बात, और इसलिए इसको फिर बोर्ड पे जाके दिखाने की जरूरत नहीं है। लौह चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। अब एक से अधिक नहीं, बहुत अधिक होती है इनकी, सीधे दिमाग में रखना कि बहुत अधिक होती है। इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण प्रबलता में पाए जाते हैं। अभी मैं बताया कि अनुचुंबकीय पदार्थ में जितने भी गुण हैं वो सारे गुण लौह चुंबकीय पदार्थ में बहुत तीव्रता से पाए जाएंगे। अगला, लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होगी, एक से अधिक केवल नहीं, बहुत अधिक और धनात्मक, मतलब इनको चुंबक बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और हम चुंबक का निर्माण कल करेंगे, देखेंगे इन्हीं से बनाया जाएगा। अगला, ताप बढ़ाने पर जब इसको गर्म किया जाएगा एक निश्चित ताप पर, ऐसा नहीं कि रोटी जैसा कहीं सेक लिए बोले कि सर चुंबक तो खत्म हो नहीं रहा है, एक अच्छा खासा ताप, अभी वो एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। तो ताप बढ़ाने पर लौह चुंबकत्व तो कम होने लगता है तथा एक निश्चित ताप पर, जिसे क्यूरी ताप कहते हैं सॉरी, के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। अब ये कुछ जगह भी आपको इसलिए मिल गया है कि आप कुछ लिखना हो तो लिख लीजिएगा। नोट, क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। शुरू में अभी यही समझा रहा था, कई जगहों पे किताबों में लिखा रहेगा कि क्यूरी ताप वह ताप होता है, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, उनके द्वारा ही बताया गया है कि लौह चुंबक क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस ताप पर किसी चुंबक का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। यह भी ठीक परिभाषा है, लेकिन बेहतर यह है कि लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय हो जाता है, यह भी ठीक रहेगा। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए क्यूरी ताप का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे निकिल को 613 केल्विन गर्म करोगे तो, आयरन को 1043 केल्विन गर्म करोगे तो, कोबाल्ट को 1394 केल्विन गर्म करोगे, तब जाके वो चुंबकत्व उसका नष्ट होगा। अब बात आती है कि जब इन तीनों बातों को समझ लिए तो मैं आपको होमवर्क दे देता कि भैया इन तीनों की तुलना कर लो जो इस बार के एग्जाम में आया था। इस बार के एग्जाम में यही आया था कि इन तीनों के गुणों की तुलना कीजिए या इन तीनों के गुणों में अंतर लिखिए। तो आप खुद भी लिख सकते थे इन तीनों को बाइफरकेट करके, लेकिन मैंने नोट में डाल दिया है और एक बार जब डाल ही दिया है तो फटाफट पढ़ भी देता हूं। देखते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है? हैंड रेज करो। क्लियर दिखाई दे रहा है तो हैंड रेज मतलब भोंपू बजाओ, जिससे कि आज के लेक्चर के अंतिम पड़ाव पे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आपका जितना भी हम आज पढ़े हैं उसका समराइज एक समरी बन जाएगी। चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुणों की तुलना, ये हेडिंग है। ये प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक और ये फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय। पहला, तीनों का पहला, ये प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, यही पीछे वाला गुण, ये प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं
और ये दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं। तो ये पहला गुण। दूसरा, इन्हें किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहां लिखना मैं भूल गया हूं, लिख लेना। इन्हें किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। ये क्या होंगे? इन्हें किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। दो ये समांतर होंगे और ये लंबवत होगा। ये थोड़ा धीरे समांतर होगा, ये थोड़ा तेज घूम के समांतर हो जाएगा, बस इतना अंतर है। तीसरा, असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर यह अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलेंगे। जहां ज्यादा तीव्रता रहेगी वहां से भागकर कम तीव्रता वाले की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। और ये दोनों क्या होंगे? जहां ज्यादा तीव्रता रहेगी वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, कम तीव्रता वाले जगह पे नहीं रहेंगे। जैसे सर्दी में अगर आग जल रही है तो हम लोग जहां ज्यादा तपन लगेगी वहां जाके इकट्ठा होंगे कि थोड़ा ताप ज्यादा लगे। वही हालत है कि ये जहां ज्यादा तीव्रता रहेगा वहां पर भागेंगे और ये जहां कम तीव्रता रहेगा वहां भागेंगे। अगला, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कुछ कम होती है। इनकी चुंबकशीलता एक से कुछ अधिक होती है और इनकी तो बहुत अधिक होती है, अभी हमने देखा। अगला, पांचवा अंतर, पर्याप्त जगह है जिससे आपको कुछ भी अपडेट करना हो अपडेट कर सकते हैं। पांचवा, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती, अभी देख कर आए हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अभी देख कर आए हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घटती है। अगला, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है। इनकी अल्प किंतु धनात्मक होती है और इनकी अति उच्च और धनात्मक होती है, इसलिए इन्हीं से चुंबक बनेगा। सातवां, इनकी निरपेक्ष चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता से कम होती है। इनकी अधिक होती है और इनकी तो बहुत अधिक होती है। आठवां, इनसे स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। इनसे कभी चुंबक नहीं बनाया जाएगा, खासकर स्थायी। इनसे भी स्थायी चुंबक नहीं बनाए जाएंगे, अनुचुंबकीय से और लौह चुंबकीय से स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आगे अगला डिफरेंस, 10-10 डिफरेंस दे दिए गए हैं। नवा, ये ठोस, द्रव व गैस हो सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर हम जाएंगे आवर्त सारणी में तो ये ठोस, द्रव, गैस वाले तत्व भी मिल जाएंगे, तीनों ऐसा गुण दिखाएंगे। ये भी ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। ये केवल क्रिस्टलीय ठोस हो सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे और संभवतः यूट्यूब पर भी पेड लेक्चर वाले का ही वर्जन डला हुआ है, आप लोग देख लिए होंगे अगर थोड़ा मेहनत कर रहे होंगे तो, अदरवाइज तो हम पढ़ेंगे। इनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। चुंबकीय आघूर्ण हमने देखा है इसका शून्य। इसमें क्या होता है? इनके परमाणुओं का अपना स्वयं का स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इनके एकल परमाणु, एक एक परमाणु का भी अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह ही चुंबकीय आघूर्ण होता है। इन दोनों का खुद का चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। तो इस तरीके से इनके अंतर भी हमने समझ लिया। अब एग्जाम में आएगा तो यह आवश्यक नहीं कि 10-10 अंतर ही आप लिखें। आपके पास पर्याप्त फोल्डर मिल गया है, पर्याप्त मैटर मिल गया है। अब आवश्यकता अनुसार 3 नंबर में आ रहा है, 5 नंबर में आ रहा है, 11 नंबर में आ रहा है। आप कंफर्टेबल है इसको लिखने के लिए। जब मैं क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि आप कितना बेहतर तरीके से आंसर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हो गई। ये नोट में आपको फिर एक बार दिखा देता हूं। नोट में मैंने 3-4 बातें रखा था। चुंबकन तीव्रता पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा और समझा भी दिया हूं। दूसरा अपेक्षिक चुंबकशीलता और तीसरा 1 मिनट देख रहा हूं और अगला है चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी बोलते हैं, और दूसरा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इन बातों को भी मैंने आपको शुरू में समझा दिया। अब शुभम राय जी का कुछ क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन एक बार मैं देख लूं कि क्या बोल रहे हैं। डेफिनेटली इसके बाद हम लोग बायो शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग बायो न बोलकर बोल सकते हैं कि यूनिट 3rd शुरू करेंगे।
क्योंकि यूनिट सेकंड का मैक्सिमम पार्ट अभी आपके पास है, तो उससे आप एक बार अपना बेस बनाइए। कुछ उसमें और एड ऑन करना रहा तो एड ऑन करेंगे और अलग से उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग यूनिट 3 शुरू करेंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो कल की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो चुंबक से जुड़ा हुआ जो अब बची हुई बातें हैं, जो एक्स्ट्रा मैटर हैं, उम्मीद करते हैं कि कल 1.5 से 2 घंटे की क्लास जब चलेगी तो चुंबक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और इस प्रकार धीरे धीरे हम लोग लगभग इस यूनिट को खत्म करने के कगार पर आ जाएंगे। तो आज की क्लास में अगर कोई समस्या हो तो आप पूछें, और नहीं समस्या हो तो भोंपू बजाकर मुझे अनुमति दें। मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। पूरे लेक्चर ढंग से देखो, पूरे नोट्स को ढंग से पढ़ो। सिर्फ कोर्स के पीछे भागेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई ढंग से करो जिसका औचित्य निकल सके। जिसका औचित्य ही नहीं निकले वो पढ़ाई करके भी कोई फायदा नहीं है। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।